Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. Today we are going to do chapter which is solution, and this chapter is of class 12. In between the video I will tell you about important questions of this chapter. Now let's start with this. Firstly we are starting with introduction. So introduction, what is solution? First we will define that solution can be defined as a liquid mixture with minor component यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मेजर कंपोनेंट. सो जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे दो चीज़ें होती है, एक को हम माइनर कंपोनेंट बोलते हैं एंड दूसरे को हम मेजर कंपोनेंट बोलते हैं. सो यहाँ पे एग्जांपल है सॉल्ट, शुगर या लेमन जूस जो है ये सब हमारे माइनर कंपोनेंट है जिसको हम मेजर कंपोनेंट वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ह्यूज क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज सॉल्वेंट which determines the physical state of solution, whereas the component in the solution present in lesser amount is referred as solute. So जो हमारा solution है उसमें जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको हम solvent बोलते हैं, मीन्स जो हमारा major component है उसको हम solvent बोलेंगे, एंड जो minor component है या जो कम lesser amount में है उसको हम solute बोलते हैं. So अगर हमारे पास एक solution है जिसमें हमने salt dissolve किया water में, तो जो salt होगा वो हमारा solute है एंड जो water है वो हमारा solvent है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब हमारे जो सॉल्यूशन है हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड जो सेकंड है वो है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन. सो होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है हम चेक करते हैं अभी. होमोजेनियस सॉल्यूशन विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर नोन एज होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो जो एक सॉल्यूशन होता है जो हमारा पूरा क्लियर होता है जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं एंड थ्रू आउट हमें उस सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज सेम दिखती है, उस सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं. एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन इज सॉल्ट और शुगर इन वाटर, कफ सिरप, कप ऑफ कॉफ़ी, माउथ वॉश, परफ्यूम, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ केमिकल्स एंड डाइज ETC. तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ जहाँ पे हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन देख सकते हैं. तो ये सारे जो भी एग्जांपल है वाटर इन शुगर, कफ सिरप, ये सब आपने देखा होगा. तो जो ये सॉल्यूशन होता है ये एकदम पूरा जो सॉल्यूशन होता है एक जैसा ही होता है. तो जो इसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन या जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी सेम होगी. हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन विथ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर नोन एज हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन. सो होमोजेनियस में क्या था कि जिसमें सारी प्रॉपर्टीज सेम थी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. तो हेट्रोजेनियस में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. जो सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन चेंज होगी, डिफर करेगी, इसलिए हम इसको हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सैंड, सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड चॉक पाउडर. तो ये तीनों सॉल्यूशन हैं जिनको आप अपने आप ट्राई करके भी देख सकते हो. तो ये आपको सॉल्यूशन जो फॉर्म होंगे इन टाइप के सॉल्यूशन को हम हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें हम जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं. तो जो फर्स्ट है वो है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड इज़ लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड इज़ सॉलिड सॉल्यूशन. तो इसमें हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो डिफर करेगा. मेजर कंपोनेंट के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है. तो जब हमारा मेजर सॉल्वेंट गैस है और उसमें हम गैस, लिक्विड या सॉलिड जो भी डिसॉल्व करते हैं उसके हिसाब से जो हमारी सॉल्यूशन बनता है उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड इसका एग्जाम्पल भी इवन साथ में गिवन है कि गैस, अगर सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्वेंट भी गैस है तो जो मिक्सचर होगा उसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे दोनों लिक्विड, यहाँ पे जो दोनों सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो दोनों गैसेस हैं. वैसे जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड एंड गैस, तो उसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमारे ये डिपेंड करे ऑन द सॉल्वेंट या उसका जो स्टेट क्या है उसके बेसिस पे. देन नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. सो अब हम एक कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं सॉल्यूशन का कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या उसमें क्या चीज़ एडेड है. 2 ग्राम अगर एक हमारे पास एक ग्लास वाटर है उसमें अगर 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट एडेड है तो हम उसको बोलेंगे कि वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है कंपेयर टू अगर एक ग्लास में हमारे पास 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला हुआ है या फिर सॉल्ट डाला हुआ है. तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन. एंड ये कैसे चेंज होता है या हम इसको कैसे मेजर करते हैं या जो क्राइटेरिया है जिससे हम मेजर करते हैं उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस चीज़ से फॉर्म हुआ है या कैसे फॉर्म हुआ है वो हम चेक करते हैं इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन विथ रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो अगर एक सॉल्यूशन है हमारे पास
जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट एडेड है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए बोला था कि अगर हमारे पास एक ग्लास में 5 ग्राम ऑफ शुगर या सॉल्ट है और एक ग्लास में 1 ग्राम है, तो हम उसको बोलेंगे 5 ग्राम वालों को कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन विथ रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें हमारा कम सॉल्यूट एडेड है उस टाइप के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेवली। तो ये जो हमने अभी पीछे जहाँ पे हमने पढ़ा, जहाँ पे हम डाइल्यूट बोल रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहे हैं, वो क्वालिटेटिवली था। अब अगर हमें उसे मेजर करना है कि वो कैसे है, तो जहाँ पे हम मेजर करते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ मेथड्स है जिससे हम सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर नहीं है। सो फर्स्ट जो मेथड है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो मास परसेंटेज में है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं। तो मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है। मास ऑफ द कंपोनेंट में जो हमारा सॉल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं उसको लेते हैं हम इन ग्राम्स, देन उसको अपॉन में लेते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टोटल जो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे एक ये न्यूमेरिकल है, आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो यहाँ से। सो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज़ 100 ग्राम, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ 10%। तो यहाँ पे ये आंसर भी यहाँ पे गिवन है, ये 10% इसका आंसर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे पास जो एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का सॉल्यूशन मीन्स वो ग्लूकोज जो है वाटर में डिसॉल्व है, तो टोटल जो है वो है 100 ग्राम्स। तो उस 100 ग्राम में क्या है, हमने 10 ग्राम्स ग्लूकोज ऐड किया एंड 90 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करना है, हमें ग्लूकोज का निकालना है मास परसेंट। तो ग्लूकोज चाहिए था, जो ग्लूकोज था वो था हमारे पास कितना था, ग्लूकोज था 10 ग्राम, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 ऐड किया है, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट की है। देन टोटल कितना था हमारे पास 100, इसलिए हमने यहाँ पे 100 किया है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज हम इसे परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ये मास परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर सॉल्व करते हैं इनमें से, तो हमारा 10% आता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। Volume percentage can be defined as the ratio of volume of the component of the solution and total mass of the solution multiplied by 100। इस बार क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ग्राम में अपने जो भी चीज़ें थी उनका वेट लिया था। इस बार हम उसे वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे। वॉल्यूम के टर्म्स में मीन्स ml, लीटर या इन सब में लेंगे। लास्ट टाइम जैसे हमने ग्राम में लिया था, यहाँ पे हम ml में लेंगे। बाकी चीज़ें सब सेम है। यहाँ पे हमारा कॉम्पोनेंट, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड परसेंटेज है ये भी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे अगेन एक इजी सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर इज 10%। सो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कितना था 100 ml, अगेन हमने कितना इथेनॉल डाला है 10 ml। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे 10/100 इंटू 100, तो आंसर आ जाता है 10%। द नेक्स्ट जो है मेथड वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमारे जो दोनों मेथड्स थे, जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, हम दोनों चीज़ें सेम वॉल्यूम में रख रहे थे। ऊपर भी अगर ग्राम में रख रहे थे तो नीचे भी हम अपना ग्राम में ले रहे थे, या अगर हम वॉल्यूम ले रहे थे तो नीचे भी हमारा जो भी चीज़ें ले रहे थे जिससे डिवाइड कर रहे थे वो भी हम वॉल्यूम में ले रहे थे। बट इस केस में क्या है कि हम ऊपर जो चीज़ है, जो हमारा कंपोनेंट ऐड हो रहा है उसका मास लेंगे एंड नीचे जो टोटल है वो हम वॉल्यूम में लेंगे, उसको हम ml में लेंगे एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हम 100 से करेंगे बिकॉज ये भी हमारा परसेंटेज है। सो ये फॉर्मूला है एंड यहाँ पे हमने साथ में सॉल्व भी किया है क्वेश्चन। रशीदा डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम दे दिया गया है विच इज़ 600 ml एंड उसने कितना शुगर ऐड किया है 40 ग्राम्स। तो जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो गिवन है एंड हम उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा 100 ग्राम्स, हमने ऊपर किया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ml में है, हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.66%। सो अगर इस सॉल्यूशन का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे मास बाय वॉल्यूम तो वो होगा 6.66%। द नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन।
parts per million can be defined as the ratio of number of parts of the component to the total number of parts of all component of the solution multiplied by 10⁶। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी कंपोनेंट होता है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं विद द टोटल सॉल्यूशन से, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶, बिकॉज ये पार्ट्स पर मिलियन है। अभी तक हम जो चीज़ें कर रहे थे वो हम किस में देख रहे थे, वो हम देख रहे थे परसेंटेज में। इस बार हम जो भी है उसको पार्ट्स पर मिलियन में देखेंगे, इसलिए ये 10⁶ से मल्टीप्लाई होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं ppm से, विच इज़ पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस concentration of a solution where solute is present in trace. For instance, concentration of pollutant in water or atmosphere is expressed in terms of gram, milliliter inverse और ppm। तो जो हम पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज़ करते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में है, ट्रेसेस में है, तब हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कोई वाटर बॉडी है, जैसे रिवर है, गंगा रिवर है या यमुना रिवर है, उसमें चेक किया जाता है उसमें कितने पॉल्यूटेंट्स है, तो जो पॉल्यूटेंट्स का लेवल होता है वो पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है। एंड पार्ट्स पर मिलियन का जो अदर यूनिट है या जो इसकी इक्विवेलेंट यूनिट है वो है ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। मैथमेटिकली अगर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो कैसे होगा, तो ये पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट मीन्स जो भी हम ट्रेस कंपोनेंट है जिसको देखने चाह रहे हैं कि ये हमारे वाटर बॉडी में या एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है। तो ठीक है, हम एटमॉस्फेयर के लिए मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारा मीथेन ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो हमारा मीथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऊपर होगा। देन जो हमारा नीचे वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा जितना हमने मान लो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए गैस को हमें कंप्रेस करना होगा, तो हमने मान लो 100 ml लिया था या 200 ml लिया था, और इंटू 10⁶ जो है हमारा ppm के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए भी यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट 0.005 ग्राम ऑफ NaCl बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर देन पार्ट्स पर मिलियन। सो अब क्या किया है कि हमने यहाँ पे माना है कि जो NaCl है वो हमारा ट्रेस एलिमेंट है या पॉल्यूटेंट है, एंड हम उसको सैम्पल जो है वो चेक करें कितने में, वो हम चेक कर रहे हैं 100 ml में। तो हमने क्या किया यहाँ पे 0.005 जो था ये हमने ले लिया ऊपर, देन टोटल जो वॉल्यूम था वो हमने लिया नीचे, देन इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो आंसर आएगा इसमें हम जो ये ज़ीरोज़ है उसको कैंसिल आउट करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर 10⁶ है, तो जो पॉइंट है ये शिफ्ट कर जाता है, तो इसलिए जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा 5 ppm विच इज़ 5 पार्ट्स पर मिलियन। देन नेक्स्ट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। Mole fraction can be defined as the ratio of number of moles of the component in the solution to the total number of moles of all component in the solution. So mole fraction में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब ये हमारे वैसे सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे हमने 2 कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, या फिर एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर 2 के लिए होता है। तो क्या होता है कि हमारा 2 सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे जो मोल्स होंगे कंपोनेंट्स के हम उसको लेते हैं, एंड अपॉन दोनों जो है हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट उसको ऐड कर देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट x। सबस्क्रिप्ट रिटन ऑन द राइट हैंड साइड डिनोट्स x डिनोटेड एज मोल फ्रैक्शन। सो हम इसको x लिखते हैं, इसके नीचे m होता है तो इसको हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, बिकॉज यहाँ पे जब हम इसको टाइप करते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट में कभी कभी नहीं आता है, तो उस वजह से थोड़ा सा एरर है। तो ये xm ऐसे डिनोट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। सो यहाँ पे ये फार्मूला है, देखोगे कि अगर पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है तो हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का है फॉर्मूला। कैसे निकलता है, तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो अब हमने यहाँ पे लेट्स अज्यूम किया है कि हमारा जो मिक्सचर है वहाँ पे हमारी 2 चीज़ें हैं, तो एक को हमने A माना है एंड दूसरे को हमने B माना है, तो अब हम इसका मोल्स निकालेंगे। तो ये हमारा XA, X बिकॉज हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए था, एंड हम इसके सबस्क्रिप्ट में M लिखते हैं, बट यहाँ पे 2 कंपोनेंट है इसलिए हमने एक बार A लेके लिखा है और एक बार B लेके लिखा है। तो NA इज़ मोल ऑफ A अपॉन NA प्लस NB, बिकॉज ये A एंड B जो है ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम A का मोल्स निकाल रहे हैं, देन हम B का मोल निकालेंगे। और कंपोनेंट हमने क्या करना है, जब हमने A का कंपोनेंट लेना है तो हमने क्या किया, NA ऊपर लिखा है एंड नीचे दोनों का सम लिया है, एंड जब हमें B का निकालना है तो NB हमने ऊपर लिखा है एंड NA प्लस NB का हमने यहाँ पे टोटल लिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। सो अब यहाँ पे है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का है, और उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, और ये 20% है बाय मास। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलते हैं, उसके लिए हमें पहले जो भी हमारा कंपोनेंट है उसका मोलर मास निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे उसका, बट यहाँ पे कुछ अजम्पशन है वो भी मान लेते, बिकॉज ये 20% है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये हमारे इस अजम्पशन वाले पार्ट में है। Assume that we have 100 gram of solution. We can start with the amount of solution because resultant obtained will be the same. तो हम क्या करते हैं कि बिकॉज ये मास बाय सॉल्यूशन है, तो ये आप मान सकते हो कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे क्या क्या था, अगर हमारा 20 ग्राम ऑफ शुगर था, मीन्स अगर हमारा टोटल 100 ग्राम था, तो हम उसमें अगर 90 ग्राम शुगर या फिर 10 ग्राम शुगर मान रहे थे, इसलिए बिकॉज ये 20% है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा 20% है, इसलिए 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, एंड रिमेनिंग जो 80 ग्राम है वो है वाटर। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों दो कंपोनेंट्स है तो दोनों के मोलर मास निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मोलर मास निकाला है। 12 जो है ये कार्बन के लिए है, 2 है बिकॉज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, देन 1 जो है वो हमारा एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का, देन 16 जो एटॉमिक वेट है हमारे ऑक्सीजन का। तो हमने इसके बाद ये सॉल्व कर लिया, तो 62 ग्राम्स मोल इनवर्स ये हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे इसके। तो मोल्स के लिए क्या करते हैं हम, गिवन वेट मीन्स जितना हमने वेट उस सॉल्यूशन में यूज़ किया तो वो था हमारा 20 ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट, और इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। देन नेक्स्ट जो है वो है वाटर। जैसे हमने यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाला, वैसे हम वाटर का भी निकालेंगे। तो वाटर में क्या, हमारा वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो उसके लिए 2 हो गया, एंड उसके बाद से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16, बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से हमारा टोटल आ जाता है 18। तो क्या किया हमने, अब हमारे पास जो कितना ग्राम्स यूज़ हो रहा है वाटर वो है 80 अपॉन 18 जो है उसका मॉलिकुलर वेट। तो इसके मोल्स कितने आ गए, वो है 4.44 मोल। देन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है अब हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल्स के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा मोल्स आया वो अपॉन मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड H2O। सो अब हम ये करेंगे सॉल्व, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। देन हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ग्लाइकॉल का। अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम वाटर के लिए भी क्या करेंगे, पहले हम 4.44 लिख देंगे, एंड इसके जस्ट अ सेकेंड तो जैसे हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाला वैसे अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब मोल्स ऑफ जो वाटर है वो हम ऊपर लिख देंगे, एंड नीचे जो टोटल हमारा सॉल्यूशन है उसके मोल्स लिख देंगे, एंड इसको ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देन ये यहाँ पे गिवन भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया है वो है 0.932। एंड एक और वे है जैसे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने एक चीज़ का निकाल दिया हमारा मोल फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो मोल फ्रैक्शन आया है वो आया है 0.068। तो अगर हम 1 माइनस 0.68 कर देते तो जो रिमेनिंग आंसर आता है वो हमारा वाटर का होता है, बिकॉज हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन था, यहाँ पे सिर्फ हमारा वाटर एंड जो भी हमने चीज़ ऐड की थी इथाइलिन ग्लाइकॉल वो थी। अगर यहाँ पे हमने 2 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए होते तो ये हमें यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे, तब हमें 2 कंपोनेंट्स के निकालने पड़ते, देन दोनों को ऐड करके तब हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। सो अगर आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो वो इस टॉपिक से नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते तो मोल फ्रैक्शन से नहीं आएगा। अगर आया तो मास बाय परसेंटेज या फिर उन मेथड से पूछ सकते हैं, या तो हमारे पास ये जो मोलारिटी एंड मोलालिटी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। सो मोलालिटी एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर लेते हैं। मोलालिटी M कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो ये डेफिनेशन है। मोलालिटी क्या है, ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगेन यहाँ पे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये चीज़ें याद रखनी है। कभी कभी हो सकता है आपको सॉल्व करने को ना आ जाए, बट ये फॉर्मूला ही आ जाए कि फॉर्मूला 3-4 ऑप्शन दे दिए जाए एंड कौन सा करेक्ट है वो आपको वहाँ पे मार्क करना होगा।
बिकॉज किस में ये नीचे सॉल्वेंट इन केजी है, किस में लीटर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से मार्क करके रखना कि इसका फॉर्मूला क्या है या जो डेफिनेशन में पॉइंट है वो क्या है। तो मोलालिटी का है ये यहाँ पे हमने मैथमेटिकली लिखा हुआ है, तो ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे केजी में हमने नीचे सॉल्वेंट को लिया है। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 74.5 ग्राम ऑफ KCl dissolved in 1 kg of water is 1.001 मोल kg। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स गिवन थे, मोल्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास है 75.5 एंड कितना वॉल्यूम है जिसमें हम इसे डिज़ोल्व करें तो ये है 1 kg। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर इतना आता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वो फॉर इंस्टेंस था, वहाँ से आप समझ गए कि आपको यहाँ पे कैसे चीज़ें पुट करनी है। एंड अब यहाँ पे हम खुद करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हमारा ग्राम्स में गिवन है जिसमें हम डिज़ोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे यूनिट इन केजी, बिकॉज हमें इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या चाहिए, हमें जो भी चीज़ है वो हमें केजीज़ में चाहिए। और हमें क्या चाहिए, मोल्स भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है जिसको हम डिज़ोल्व करें सॉल्यूट को, उसका हम मोल्स निकाल लेंगे। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। देन 12 अगेन कार्बन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए, देन 1 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन। तो हमारा मोलर मास कितना आता है, ये आया 60 ग्राम। देन मोल्स क्या है, मोल्स इज गिवन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो हमारे पास मोल्स आ गए इतने। देन बेंजीन हमें कितना लेना है केजी में, इसलिए 75 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम केजी इनवर्स। तो ये कितना आया 75 इंटू 10⁻³ kg। ये हमने क्या किया, इसको हमने ऊपर भेज दिया है, इसलिए ये 10⁻³ एंड केजी इनवर्स जो था ये केजी में चला गया। एंड ये 3 पावर इसलिए बिकॉज ये 3 जीरोज़ हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है मोलालिटी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ हमारा जो भी इथेनोइक एसिड था उसका हमने यहाँ पे मोल्स डाला, जो हमारा आया था 0.0417 इंटू यहाँ पे हमने बेंजीन को जो हमने ग्राम से केजीज में चेंज किया था, यहाँ पे ग्राम्स नहीं होगा, सिर्फ केजी इनवर्स होगा। तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.556 मोल केजी इनवर्स। सो ये क्वेश्चन है। तो मोलालिटी से हमें क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा इस चैप्टर से। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। द नेक्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी एग्जैक्टली हमारा सेम है जैसे हमने मोलालिटी किया था। यहाँ पे भी हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही लेने हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं। लास्ट में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने केजी में लिया था, यहाँ पे हम लीटर में लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट जो है वो हमारे कितने लीटर सॉल्यूशन में या फिर क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है। तो ये इसका सेकेंड वे ऑफ डिफाइनिंग मोलारिटी है। इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन टेम्परेचर, वेयर एज mass percentage, ppm, mole fraction and molarity are independent of temperature because mass does not depend on temperature. So जो हमारा अभी ये मोलारिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंडेंट है, बिकॉज हम यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अभी तक हमने जो भी मास परसेंटेज या फिर मोल फ्रैक्शन किया था, पार्ट्स पर मिलियन किया था, वहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम था नहीं, तो उसके वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है वो ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर था वो थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे, बिकॉज हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोल्स चाहिए होंगे। तो गिवन वेट है हमारे पास 5 ग्राम एंड जो मॉलिकुलर वेट है NaOH का वो है हमारा 40 ग्राम्स। जो सोडियम होता है उसका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का 1। तो जब इसको ऐड अप करते हो तो हमारा यहाँ पे 40 आता है। तो जो इसके मोल्स है वो है 0.125 मोल इनवर्स। देन नेक्स्ट जो है हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में। तो 450 ml में है, हम इसको
लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। देन हमने इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया है, हमने जो मोलैरिटी का फॉर्मूला था वहाँ पे पुट कर दिया है। तो जो ये हमारा नीचे का 100 ml लीटर इन्वेस्ट था, हमने इसको ऊपर भेज दिया एंड यहाँ पे हमारा 450 नीचे ही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग हमारा आंसर आता है 0.278 मोल। सो ये दो क्वेश्चन है जहाँ से आपको आ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन से तो कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन आए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन आएगा तो मोल्स निकालने को आ सकते हैं। उसके अलावा आपका मोलैरिटी या मोलैरिटी से पूछा जा सकता है। मास परसेंटेज से भी बहुत कम ही पूछा गया है। तो आप मोल्स कैसे निकालते हैं वो अच्छे से याद रखना। कुछ एटम्स जो हैं जिनके इंपॉर्टेंट है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, इन सब से आता है, तो इनके आप मॉलिक्यूलर वेट्स याद रखना, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट्स याद नहीं होंगे तो आप मोल्स नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। Solubility is a physical property of a solution. It can be defined as the measure of maximum amount of solute that can be dissolved in a quantified amount of solvent. So जो solubility है वो एक physical property है। then next क्या है कि जो solubility है ये एक measure है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा एक solvent है उसमें हम कितना amount of solute ऐड कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम solubility बोलते हैं। This property of a solution depend upon factors like the nature of solute and the solvent and the interaction between them. So जो solubility है ये बहुत सारे factors पर डिपेंड करती है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है nature of solute and solvent। ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमने solute and solvent जो लिया है वो कैसे हैं एंड उनके बीच में कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, क्या है, कौन सी टाइप की बॉन्ड्स फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई solute जो है वो solvent में डिसॉल्व करेगा या नहीं। The stronger the attraction between solute and solvent molecule, the greater will be the solubility. So अगर हमारा solute and solvent जो है उसके बीच में अगर attraction बहुत ज़्यादा है, stronger forces of attraction है, तो solubility भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। The next is molecular size of solute. Larger molecule are more difficult to dissolve in solvent, whereas smaller molecule dissolve easily and are more soluble in solvent. जो सेकेंड पॉइंट है जिसको हम चेक करेंगे कि सॉल्युबिलिटी के लिए डिपेंडेंट होगा जिसके ऊपर, वो है मॉलिकुलर साइज़। अगर हमारा जो सॉल्यूट है उसकी जो साइज़ है, मॉलिकुलर साइज़, वो छोटी होगी तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज पोलैरिटी। पोलर सॉल्वेंट हैविंग बॉन्ड्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ लाइक वाटर, इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड dissolve polar solvent, whereas non-polar solvent having with no electronegativities like pyrimidine, toluene and n-hexane dissolve in non-polar solvent. सो जो पोलर सॉल्वेंट है वो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में पोल्स होता है वहाँ उसमें डिसॉल्व करेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर है, इथेनॉल है, इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक साइड हमारा नेगेटिव होता है एंड एक साइड हमारा पॉजिटिव होता है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वहाँ पे वाटर में अगर इथेनॉल मिक्स करोगे या फॉर्मल्डिहाइड मिक्स करोगे तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा बिकॉज दोनों में पोल्स डेवलप्ड हैं। बट जैसे यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, जैसे टॉलिन है, n-हेक्सेन है, ये सब में क्या है कि यहाँ पे कोई भी इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है बिकॉज ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन से। उनके बीच में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये एक दूसरे में ही डिसॉल्व होंगे। अगर हम n-हेक्सेन को ट्राई करेंगे वाटर में डिसॉल्व करने का तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम इसके लिए ये भी चीज़ बोलते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन्स जो पोलर है वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा एंड जो नॉन पोलर है वो सिर्फ नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ट्राई करेंगे कोई भी हमारा सॉल्यूट है डिसॉल्व करने का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी पॉइंट तक इंक्रीज हो सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व्ड इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल सॉलिड विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। सो एक कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिसको हम सॉलिड को डिसॉल्व करें लिक्विड में वो है एक सॉल्ट का सॉल्यूशन या फिर एक शुगर का सॉल्यूशन। बट ऐसा नहीं है कि हमारे सारे सॉलिड जो हैं वो डिसॉल्व भी हो जाएंगे प्रॉपर्ली। तो हमने स्टार्टिंग में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था कि जो सैंड है या चॉक है वो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं फॉर्म करता है? बिकॉज जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो ईजिली उसमें डिसॉल्व नहीं होते, उनका पार्टिकल साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. In general, a solute dissolve in solvent if the intermolecular interaction are similar in two, or we may say like dissolve like.
सो ये पॉइंट जैसे हमने अभी लास्ट में जब पोलैरिटी पढ़ा था वहीं पे देखा था कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही। इसका रीज़न क्या है कि जो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे वाटर है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम इथेनॉल डाल रहे हैं, तो इथेनॉल में भी पोल्स हैं एंड वाटर में भी पोल है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना या कोई अट्रैक्टिव बॉन्ड फॉर्म करना बहुत ईजी है। इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छी है या फिर ज़्यादा है। नेक्स्ट इज व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट some solute dissolved and its concentration increase in solution. This process is known as dissolution. अभी हमारे पास एक ग्लास खाली था जिसमें हमने सिर्फ वाटर रखा है और कुछ नहीं रखा है। अगर हम उसको सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जब वो सॉल्यूट ऐड हो जाता है तो वो जो भी वाटर था उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है एंड इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं इन अ सॉल्वेंट। Some solute particles in solution collide with the solute particle and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. So एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालते हैं, बट क्या होता है वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड सेपरेट आउट हो जाते हैं। मीन्स वो जो एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करते हैं या फिर चॉक टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं करते, वो अलग से क्रिस्टल बन के ऊपर सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो सेपरेट आउट हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अ फेज व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिमेन कॉन्स्टेंट एट दिस स्टेज। तो जो हमारे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें क्या होता है कि जब एक ऐसा टाइम आता है कि जिसमें हम सॉल्यूट जो डाल रहे हैं वो इक्वल हो जाता है जितने मॉलिक्यूल जो सेपरेट हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या था, एक ग्लास था, हम इसमें क्या कर रहे थे, शुगर ऐड करते जा रहे थे। हमने देखा कि ठीक है 4 ग्राम्स तक ये ऐड हुआ। अब हम क्या करें, कोई टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, ना प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 4 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद वो क्रिस्टल फॉर्म करने लग जाता है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हम विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर जितना हम अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहे हैं, जब वो स्टॉप हो जाता है उस टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वेयर एज अ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved in solvent at the same temperature and pressure is known as unsaturated solution. So अगर एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमारा और हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो डल नहीं पा रहा है उसमें या फिर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, the solubility should be increased with rise in temperature, but the dissolution process is exothermic, the solubility will decrease. So एक जो ली चैटरली का प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंगली अगर जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, अगर वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स उस प्रोसेस में जो हीट है वो बाहर निकल रही है एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ये हमने अभी देखा था। तो अगर किसी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अदरवाइज अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रेशर डज नॉट हैव क्रूशियल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड बिकॉज दे रिमेन अनइफेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू हाई इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पे टेम्परेचर का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज जो सॉलिड एंड लिक्विड है उनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर का डिपेंडेंट है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, अदरवाइज अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, एरिएटेड ड्रिंक्स, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी दैट सपोर्ट द एक्वाटिक लाइफ, अ नेचुरल इंस्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फर्स्ट पॉइंट में कि जो हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हम लिक्विड में कहाँ कहाँ देख सकते हैं।
जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे डिसॉल्व होता है, या जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में सर्वाइव करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो जो ऑक्सीजन होता है उनके वाटर में भी डिसॉल्व होता है, वो उसी वाटर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी हाईली सॉल्युबल गैस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सॉल्युबिलिटी तो अभी तक हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? बिकॉज अब हम यहाँ पे गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि ये सॉलिड एंड लिक्विड के केसेस में उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं था। बट अब हम यहाँ जब गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो यहाँ पे प्रेशर का भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस solubility of gas in liquid because on dissolving gas molecules in liquid the process of dissolution is similar to condensation leading to the heat of evolution। सो अभी क्या था हमारा, जब हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे थे लिक्विड में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें गैस को डिसॉल्व करना है इन लिक्विड में, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉलिबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करता है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है, यहाँ पे हमारी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे कंडेंसेशन होने लग जाता है। कंडेंसेशन होता है तो क्या है कि जो हमारा लिक्विड है धीरे धीरे, या जो गैस है वो कंडेंस होकर वहाँ पे अगेन लिक्विड फॉर्म में आने लगती है। और यहाँ पे जो डिसोल्यूशन जहाँ पे हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे थे, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। इंक्रीज इन प्रेशर बाय कंप्रेसिंग द गैस टू स्मॉलर वॉल्यूम इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ सॉल्यूशन एंटर इट लीडिंग द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो जो प्रोसेस है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे प्रेशर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो प्रेशर कंप्रेस करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। एंड रीज़न क्या है कि सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? अब जो अगर हमने प्रेशर जो है गैस को कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है कि वो अब एक स्मॉलर वॉल्यूम में हमारी गैसेस हैं, उसके वजह से वो जल्दी जल्दी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करती हैं एंड वहाँ पे सॉल्युबल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका हेनरी लॉ से ज़्यादा इसका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे स्कूबा ड्राइविंग जो होती है, स्कूबा डाइविंग, उससे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो हेनरी लॉ क्या है ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना। हेनरी लॉ इस्टेब्लिश अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। सो हेनरी लॉ में क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं, जहाँ पे हम एक प्रेशर चेंज करते हैं तो जो हमारी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। दिस लॉ इज़ फॉर गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये लॉ सिर्फ गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही यूज़फुल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस के। तो ये लॉ है कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, यहाँ पे है प्रेशर एंड ये KH जो है ये कांस्टेंट है, एंड ये जो X है ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन में वो चेंज कर दिया गया है, जो यहाँ पे हम प्रेशर कर रहे हैं उसको हमने बाद में मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ले लिया है। It can also be stated as partial pressure of gas in vapor pressure P is proportional to the mole fraction of gas X in the solution। तो ये इसमें बाद में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। तो ये जो प्रेशर है अब हमने इसको पार्शियल प्रेशर में कर दिया है, एंड जो यहाँ पे X है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लेते हैं, एंड जो KH है वो हमारा हेनरी कांस्टेंट है। ये जो KH की वैल्यू है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, एंड कुछ गैसेस के लिए हेनरी ने डिटरमाइन करके एक टेबल भी दिया था, तो उन वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस प्रेशर का जो ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सीलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स एट हाई प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तो जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें सब में क्या होता है, सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसको कैसे सॉल्युबलाइज किया जाता है, प्रेशर जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और जो भी लिक्विड या जो भी मतलब ड्रिंक में बाकी सब कंटेंट होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर
इंक्रीज़ करके सॉल्युबलाइज करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो ड्रिंक्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रह पाते हैं। एंड ये हेनरी लॉ को ही यूज़ किया जाता है जब उन बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये है रिगार्डिंग स्कूबा डाइवर्स। When scuba diver go underwater, his body is subjected to high pressure. Due to this, the body tissue absorb more gases. The breathe in oxygen is required for cellular respiration to drive more energy to the driver, but the nitrogen gets absorbed in the body tissue. So जो स्कूबा डाइविंग के लिए सी या फिर बहुत डीप सी में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर आता है और उसके वजह से क्या होता है कि इनको जो भी मसल्स है, टिश्यू है, वो बहुत ज़्यादा गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑक्सीजन तो जो वो डाइविंग करने जा रहे हैं तब भी उनको चाहिए फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग पर्पस। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन है वो भी उनकी बॉडी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज वो वाटर में भी रहता है। एंड जो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें भी हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। द प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, देयरफॉर देयर diver approaches the bottom of the water body. The pressure increases with increase in pressure, more nitrogen get absorbed by the body tissue. So जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती जाती है सी की, वैसे वैसे प्रेशर भी जो भी टिश्यूज़ के ऊपर आ रहा होता है, जो डाइव कर रहा है उसके ऊपर बढ़ता जाता है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी बॉडी जो है वो नाइट्रोजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। बट एज ही अप्रोचेस अपवर्ड to come out of the water body, the pressure start decreasing with the depth in decrease. This in turn decrease the amount of nitrogen getting absorbed by the tissue. So अब वो डीप चला गया, उसने डाइविंग का जो था वो कर लिया, उसके बाद वो क्या करता है, जब वो ऊपर आता है तो अब क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो अब धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो नाइट्रोजन को कम एब्जॉर्ब करने लगती है। This causes bubble of nitrogen in body, which in turn causes bends in the body of the diver. So अब जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जहाँ पे ब्लड है या वेसल्स है वहाँ पे नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। इसकी वजह से वो जो पर्सन है जो उसने डाइविंग की है उसके बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आने लगती है, या फिर उसको एबनॉर्मल फील होता है, या फिर एक जो डिजीज़ टाइप का फील होता है। दे are difficult and can even cause threat to their life. To protect the diver from such situation, the water utilized by scuba jumper are loaded with dilute air containing 11.7% of helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. So ये क्यों होता है, बिकॉज जब वो सी में जा रहे हैं तो वहाँ पे वाटर और जो बाकी गैसेस का लेवल्स है वो सी वाटर में डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। तो उनको ये जो भी डिफॉर्मिटीज़ हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, नाइट्रोजन जो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ, उसमें हम जो भी गैसेस है उसका परसेंटेज कुछ इस तरीके से रखते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एट हाई हाइट्स द फ्रैक्शनल वेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट एज मच एज दैट द ग्राउंड लेवल. This stimulates low concentration of oxygen in blood and tissue of the individual living at high heights or climbers. तो जैसे हम धीरे धीरे देखा नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेम ऐसे कुछ इसका कुछ डिफरेंट वे होता है कि जब लोग हाइट्स पे जाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, बिकॉज हाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो ब्लड है वो कम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता है और उनकी बॉडी में लो ऑक्सीजन लेवल होते हैं। Low blood oxygen causes climber to feel feeble and not able to think, plainly, indication of a condition known as anoxia. So अब अगर उनकी बॉडी में कम ब्लड होता है या फिर कम ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड होता है तो उनको एक वीकनेस टाइप का फील होता है, उनको चीज़ें ठीक से प्रॉपरली दिख नहीं पाती है, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं। एंड बिकॉज उनकी बॉडी के सब टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है, उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। जब किसी पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते हैं तो उसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं। द नेक्स्ट इज राउल्ट्स लॉ। सो ये जो है ये भी हमारा हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ये भी गैस है एंड ये हायर जगह पे कम है। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ये उनके केस में यूज़ किया जाता है, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज़ करते हैं लेके जाते हैं, उसमें भी ये अपने अकॉर्डिंगली ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बाकी गैसेस के लेवल मेंटेन करके लेके जाते हैं। सो ये इन अ वे हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो है वो है राउल्ट्स लॉ।
Raoult's law established a quantitative relationship between the partial vapor pressure and the mole fraction of a solution. So Raoult's law में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. दिस लॉ इज ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन. लास्ट में हमने देखा था कि वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, हेनरीज लॉ, एंड जो राउल्ट्स लॉ है ये सब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है. द लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर P ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन x. सो क्या है कि अब ये बोलते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड मीन्स वो इजीली इवापोरेट हो सकता है, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर इंक्रीज या हीट करने की ज़रूरत नहीं है. तो वैसे सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के. सो यही है इनका लॉ, और ये जो मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन है ये यहाँ पे गिवन है, एंड ये P0 इज़ फॉर पार्शियल प्रेशर. द नेक्स्ट इज एजियोट्रोप्स. Azeotrops are binary mixture possessing the same synthesis of fluid vapor stage at boiling stage and steady temperature. So azeotrops जो है ये ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिसमें हमारे दो कंपोनेंट्स होंगे, मींस एक सॉल्यूट होगा एंड एक सॉल्वेंट होगा. उसमें क्या होगा कि उनका जो वेपर फेज है या जो वेपर स्टेज है उनमें कुछ एक स्टेडी टेम्परेचर, मीन्स हम धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनके जो कुछ कॉम्पोनेंट है या जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमें कुछ डिफरेंस आता है, और वो हम अभी देखेंगे. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एजियोट्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स. एजियोट्रॉप्स जो हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड सेकंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. सो पहले हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का देखते हैं. द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. For instance, solution of ethanol and water on fractional distillation result in solution containing approximately 95% volume of ethanol. So जो भी अब हमारे वाटर, बिकॉज जो हमारा राउल्ट्स लॉ था ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, तो अब क्या होगा कि इसमें जो भी हमारे चीज़ें होंगी हम लिक्विड के ही लिए ही देखेंगे. तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल है कि जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें हम इथेनॉल एंड वाटर लेते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मीन्स क्या होता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे एक इथेनॉल है एंड एक हमारा सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है. तो जब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो इनका जो वॉल्यूम है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, एंड इसका डिस्टिलेशन है वो भी ईजिली हो पाता है. तो आफ्टर डिस्टिलेशन जो है वो 95% ऑफ इथेनॉल जो है वो हमें मिलता है. Then maximum boiling azeotrops, the solution showing negative deviation from Raoult's law. For instance, solution of nitric acid and water has the approximate arrangement 68% nitric corrosive and 32% water by mass with breaking point of 393.5 Kelvin. सो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होता है. इट मीन्स ये हुआ कि जब हम इन दोनों को डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो जितना होना चाहिए था हमारा उससे कम होगा, एंड इस केस में जो डिस्टिलेशन है वो भी उतना एफिशिएंट नहीं है बिकॉज आफ्टर डिस्टिलेशन हमें ओनली 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड मिलता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन अफेक्टेड बाय वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट. सो अब जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कैसे कैसे इफेक्ट होगा, बिकॉज हमारा जो राउल्ट लॉ है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, पार्शियल वेपर प्रेशर. तो अब जो वेपर प्रेशर को चीज़ें इफेक्ट करेंगी वो हमें चेक करना है. तो अगर कोई हमारा वोलेटाइल सॉल्यूशन है विच मीन्स कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो इजीली इवापोरेट हो जा रहा है, अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन अफेक्टेड बाय डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर इंक्लूड्स. तो अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होगा, उसके लिए यहाँ पे 4 मेथड्स है कैसे अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो हम कर सकते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो चारों चीज़ें हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि हम सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से वेपर प्रेशर चेंज होगा वो अभी हम चेक करते हैं.
These properties of a solution depend upon the number of solute particle present in the solution regardless of the nature relative to total number of particle present in the solution. These properties are termed as colligative properties. So जो colligative properties होती है वो डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो व्हाट आर colligative properties? तो सिंपल आप बोल सकते हो the properties which depend upon the number of solute particles. सो यहाँ पे जस्ट ये एंड ये इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टीज थी जो चेंज हो रही थी वेपर प्रेशर से, उसमें था फर्स्ट था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट. तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि अगर हमारा जो भी सॉल्वेंट है उसमें अगर हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो जितना पहले से था उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज़ एडेड टू सॉल्वेंट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट. तो अब हमने जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में, वो क्या करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे सॉल्वेंट का इंक्रीज़ कर देता है. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज़ ग्रेटर देन द प्योर वाटर. तो अगर हमारा जो नॉर्मल वाटर है अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस. बट अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड कर दें उसके बाद उसको बॉईल करने जाएंगे तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा. ये हमारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से ये चेंज आता है एंड इसको ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, i.e. it depends on the solute to solvent ratio but not on the solute identity. This implies that the elevation in boiling point of solution depend upon the amount of solute added into it. So ये जो boiling point है ये हमारे यहाँ पे colligative property कैसे है, बिकॉज ये डिपेंडेंट है solute solvent ratio पे. यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना amount of हमारा solute added हुआ है. The greater the concentration of solute in the solution, greater the boiling point elevation. तो हम जितना ज़्यादा नमक जो था हम डालेंगे हमारे सॉल्यूशन में तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे उस सॉल्यूशन को बॉयल होने में. नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का. तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कब अचीव होता है या फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है, अगर जो वेपर प्रेशर है हमारे लिक्विड फेज में अगर वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज में, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो उस टाइम पे फ्रीज कर जाएगा. एंड ये इसकी डेफिनेशन है. इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन फ्रीजेस. तो ये जो हमारा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है ये हमारा सिर्फ जो भी हमारा वहाँ पे सॉल्यूट है उसके बेसिस पे है, या जो हमारा लिक्विड है उसके बेसिस पे है. जो भी हमारा लिक्विड है उसके बेसिस पे. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन में है, जब हमने उसमें कोई चीज़ सॉल्यूट ऐड की हुई है. यहाँ पे जस्ट हमारा लिक्विड था. तो अब यहाँ पे क्या है कि जब वेपर अब हमारा जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो कब फ्रीज करता है, तो जब हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे, तो हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो फ्रीज करेगा. ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. वी हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट रॉ मैंगोज श्रिंक व्हेन केप्ट इन सॉल्ट वाटर. फ्लावर्स रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम व्हेन केप्ट इन वाटर. सो एक ये इन जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो सॉल्ट डाल देते हैं हम रॉ मैंगोज पे तो वो श्रिंक कर जाता है, एंड जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेश फ्लावर्स उन पे अगर वाटर डालते रहो तो वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रह पाते हैं. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर आर कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द एवरी सेल. These pores allow small solvents like water to pass through but hinders the passage of larger molecules. So जो ये हमारा जो हमने पहले दो ऑब्जर्वेशन देखे ये क्यों होता है कि बिकॉज ये तभी होता है जब हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हमारे सेल्स हैं उनको कैपेबल है पास करने के लिए. तो जो भी पोर्स है वो वाटर को अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए, बट जो भी लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो स्टॉप करता है कि वो उस सेल के अंदर जा ना पाए. This membrane possessing such pore is known as semi-permeable membrane.
तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स को या कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू जाने दे रही है इनसाइड द सेल। तो इस टाइप की मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये जो हमने प्रोसेस देखा ये ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वहाँ से पास करेगा। मे बी वो इनसाइड द सेल भी जा सकता है या आउटसाइड द सेल भी जा सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है एंड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन रिक्वायर्स कंटिन्यूस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ये जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है ये कब तक होगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाना मीन्स कि हमारा जो सेल, जो ये मेम्ब्रेन है, सेल के इनसाइड एंड सेल के आउटसाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो सेम हो जाएगा तो हमारा ऑस्मोसिस का स्टेप जो है वो जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन कैन टर्मिनेट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। अगर ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का, अगर हम इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो जो हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में या जो भी मूवमेंट है, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं या इसको अपने अकॉर्डिंगली हम अल्टर भी कर सकते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। It is colligative property that depend upon the concentration of solution and is basically meant to stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane in a solution. तो जो ये हमारा प्रोसेस था हमने देखा कि इसमें हम एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। एंड ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मीन्स जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड जो ये पार्टिकल्स हैं हम उसका मूवमेंट स्टॉप कर रहे हैं वाइल अप्लाइंग द प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जनरली फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या कर रहा है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। एंड सेकेंड मेथड से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट की मूवमेंट देख रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन से जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस तरफ मूव करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी हमारे सॉल्यूशन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो फर्स्ट है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन पोजेसिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है एंड जब हमने उसके ऊपर एक ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो भी सेम है एंड टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन के लिए भी सेम है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नो ऑस्मोसिस ऑकर ऑन आइसोलेशन ऑफ दीज सॉल्यूशन व्हेन आइसोलेटेड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच कर देते हैं तो वहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज दोनों जो सॉल्यूशन है वहाँ पे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। तो नेट जो वहाँ पे ऑस्मोसिस है वो 0 होता है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। in the event that the medium has lower convergence of water than cell, implying that it is concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशन है वहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है। लोअर कन्वर्जेंस ऑफ वाटर जो ये है इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वहाँ पे कम वाटर है। एंड इस बार हमने 2 सॉल्यूशन मीडियम नहीं लिए हैं, इस बार क्या किया, हमारा एक सॉल्यूशन है एंड उसके अंदर हमने एक सेल रख दिया है। तो बिकॉज जो हमारे सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या है, वाटर कम है एंड सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो सेल जो है वो वाटर लूज़ करेगा। एंड जब सेल वाटर लूज़ करता है तो वो श्रिंक हो जाता है। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वंस मोर वाटर अक्रॉस द सेल लेयर इन बोथ डायरेक्शन, येट दिस time more water leaves the cell then enters it. In this manner cell will shrink.
तो इसमें क्या होता है कि ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है वो दोनों प्रोसेस कर रहा है, मीन्स इनसाइड सेल भी जा रहा है एंड आउटसाइड सेल भी जा रहा है, बट जो आउटसाइड द सेल जा रहा है वो ज़्यादा है बिकॉज ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन्स वाटर इन द सोल्यूशन जो है वो कम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो सेल है वो हमारा श्रिंक कर जा रहा है। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। In the event that the medium encompassing the cell has higher water concentration than cell, तो इस सॉल्यूशन में क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वहाँ पे हमारा वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाइयर है कंपेयर टू द सेल जो हमने उस सॉल्यूशन में रखा है, implying that the outside solution is extremely weakened, the cell will pick up water by osmosis. Such solution is known as hypotonic solution. तो क्या है, अभी हमारा वाटर बाहर ज़्यादा था एंड सेल के अंदर कम था, तो जो सेल है वो वाटर को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव ओवर द सेल लेयर in both direction, yet more water will come into the cell than clear out. The net result of the water enters the cell. Cell is prone to swell up. तो इस बार भी क्या है, यहाँ पे भी दोनों मूवमेंट होता है वाटर का, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, बट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर का वो हमारा इनसाइड द सेल ज़्यादा मूव करता है, उसके वजह से जो हमारा सेल है वो स्वेल अप हो जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न people consuming more salty food suffer water retention in their cell tissue and intracellular spaces resulting in swelling up. This is known as edema. तो जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो जो उनके सेल्स है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इस केस को हम एडिमा बोलते हैं, बिकॉज जो अगर हम उनके सेल्स के अंदर जो है सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड वो स्वेलिंग को लीड करता है। Movement of water from soil to the top of the tree is due to phenomena of osmosis. जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, देन वो स्टेम के थ्रू जो पूरे ट्री में जाता है तो वो ऑस्मोसिस के फिनोमिना से ही होता है। Adding salt preserve the food from getting spoiled. Due to osmosis, bacterium germinating on the food loses water and shrinks down. This kill bacteria. तो जो हमारा सॉल्टिंग का प्रोसेस है, जो पिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब है तो वो मर जाता है, बिकॉज उनका सेल पहले जो इस वाटर जो हमारा आउटसाइड कंटेंट होता है तो उनकी बॉडी का जो भी वाटर होता है वो उनसे सेल से निकल जाता है एंड अल्टीमेटली जो हमारा बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है बिकॉज उसकी वाटर बॉडी से जितना भी था वो निकल गया। द नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। The direction of osmosis can be reversed if a larger pressure than the osmotic pressure is applied to the solution side. That is, now the pure solvent flows out of the solution through a semi-permeable membrane. So अब हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्वेंट था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, बट यहाँ भी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम जनरली यूज़ करते हैं जो डीसैलिनेशन के लिए, जो सी वाटर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो उस वाटर को हम ड्रिंकेबल बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जो उस वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है एंड इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम अप्लाई करके एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस सी वाटर को हम पास करवाते हैं। तो जब हम उस वाटर को उसके थ्रू पास करवाते हैं तो हमारा वाटर प्यूरिफाई हो जाता है एंड जितना भी सॉल्ट रहता है वो हमारी उस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ रह जाता है। मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है एंड यहाँ से हम जो भी लिक्विड है उसको पास करेंगे तो यहाँ पे पूरा सॉल्ट कंटेंट रह जाएगा एंड यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो डीसैलिनेटेड वाटर वापस आ जाएगा जो अब ड्रिंकेबल हो जाएगा। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन ऑफ फिल्म सेलुलोज एसीटेट इज प्लेस्ड ओवर सुटेबल सपोर्ट। तो जो ये प्रोसेस है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, तो अगर उतना हम प्रेशर अगर अप्लाई नहीं कर पा सकते हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई करते तो हम क्या करते हैं, सेलुलोज एसीटेट पेपर होता है उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सेलुलोज एसीटेट
is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water. These days many countries use desalination plant to meet their potable water requirements. So ये सेल्यूलोज एसीटेट जो है पेपर, उसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई है कि वो परमिएबल है वाटर के लिए, बट जो भी हमारा सी वाटर है उसमें जो भी आयंस है या सॉल्ट है, इम्प्यूरिटीज़ है, उसके लिए इम्परमिएबल है. तो अगर हम वाटर को इस पेपर के थ्रू पास करते हैं तो जो भी हमारा वाटर बाद में आता है ऐसा फिल्ट्रेट, वो क्लियर होता है एंड वो ड्रिंकेबल होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इससे रिलेटेड आप MCQs जो हैं उनको सॉल्व कर लेना. एंड अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं.